हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतरीन और बढ़िया होंगे। इस चैनल का मुख्य ध्येय कि सीटेट का जैसी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आप लोगों का क्वालिफाई हो, आसानी से आसान शब्दों में आप तक नई जानकारियां जो सीटेट में पूछी जाती हैं, जो सीटेट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो प्रश्न आपके लिए लेकर हम आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस चैनल पर जो नए हैं साथी वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक और विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी नई नोटिफिकेशन आपको नई वीडियो मिले वो आपको अपडेट होते रहें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एनसीएफ 2005, एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। आप समझते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के बारे में ये कब आई? तो दोस्तों जानते हैं जैसा कि ये 2005 में आई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, ये कब आया था? तो ये 2005 में दोस्तों आया था। 2005 में ये आया था, 2005 में। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं। ये है क्या? ये सबसे नवीनतम दस्तावेज है, यानी कि शिक्षा संबंधी सबसे नवीनतम दस्तावेज है ये। एचआरडी के अनुसार या की गई अनुशंसा पर यह तैयार किया गया है। एचआरडी द्वारा ये तैयार किया गया, किसकी रिकमेंडेशन पर? एचआरडी की रिकमेंडेशन पर इसको तैयार किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे नवीनतम दस्तावेज क्या है? तो आपको एनसीएफ दिया होगा, एनसीटीई दी होगी, एनसीईआरटी दी होगी, कई चीज़ें दी होंगी। तो आपको क्या करना है? एनसीएफ पर आंसर टिक करना है। चलिए दोस्तों समझते हैं आगे इसके बारे में। अब एचआरडी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको रिकमेंडेशन के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए आगे समझते हैं इसको, एनसीएफ 2005 के बारे में। इसको किसकी संस्तुति पर तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था प्रोफेसर यशपाल की संस्तुति पर, या हम कहें कि इसका मुख्य कर्ता धर्ता जो थे वो प्रोफेसर यशपाल साहब थे, जिनके द्वारा इस चीज़ को तैयार करने के लिए पूरी जोर शोर से तैयारी की गई थी और जिनके द्वारा ये चीज़ें बनाई गई थी, तैयार की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य, एनसीएफ लाने का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मतलब ये था, पहले जो 2005 से पहले विद्यालयों में कोई नियम या रूल अच्छी तरीके से फॉलो नहीं होते थे। बच्चों की पिटाई, मुर्गा बनाना, कई ऐसी चीज़ें थीं जो बच्चों के साथ होती थी। लेकिन एनसीएफ 2005 जब आया तो इसमें कई चीज़ें पर बाउंडेशन लग गया। बच्चों की पिटाई पर प्रतिबंध लगा, उसके अलावा बच्चों की जो शिक्षा होगी उसको थोपना नहीं है, यानी रट्टाफिकेशन जैसी शब्दों की जो शब्दावली थी उसको हटाना था। ये चीज़ें हटाई गई, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। तो शिक्षा बिना बोझ के जो आई वो कब आई? ये होगा शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 में इसकी संस्तुति की गई। एनसीएफ 2005 में इसको लाया गया, शिक्षा बिना बोझ के। चलिए समझते हैं आगे दोस्तों, समझते हुए चलिएगा अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अब इसमें सिफारिशें क्या हुई थी? अन्य सिफारिशें यानी अदर रिकमेंडेशन। इसमें क्या क्या किए गए? तो ऐसी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना था जिसमें करके सीखने की ओर ले जाए, यानी बच्चे को किताबी कीड़ा नहीं बनाना था, किताबी ज्ञान से ही केवल रूबरू नहीं कराना था, बच्चों की क्रिया प्रतिक्रिया खुद करानी थी, यानी उनसे खुद करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना था, यानी उसको प्रोत्साहन देना था उनको करके सीखने के लिए, और उनसे ही काम करवाना था। उनको अपने ज्ञान का जो भी भंडार है, जो भी उनका पूर्व ज्ञान था, को जोड़कर नई शिक्षा पद्धति को सिखाना मुख्य कार्य हुआ करता था, यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना की ओर ले जाती थी। जो इसमें सिफारिशें की गई थी, यानी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि इसको मेन जो सिफारिशें थी इसमें लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चे पर बोझ ना पड़े, बच्चे को चीज़ें सीखने में दिक्कत ना हो, बच्चा स्वतंत्र रहे, बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक सीखे, बच्चे को शिक्षा बोझ ना लगे, बच्चा किसी प्रकार का दबाव महसूस ना करे। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी तरीके से समाहित की गई थी एनसीएफ 2005 में। और देखिए, पाठ पुस्तक की सूचनाओं को ज्ञान माना न जाए, यानी कि जो किताबों में ही ज्ञान दिया है वही ज्ञान हो बच्चे के, यानी हमने क्या कहा? रट्टाफिकेशन यानी किताबी कीड़ा बच्चे को नहीं बनाना था। बच्चे को सामाजिक, नैतिक, विभिन्न दृष्टिकोणों से उसको सक्षम, सबल बनाना था। इस चीज़ की रिकमेंडेशन इसमें की गई थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक जिन्होंने ना ठोका हो कर डालिए, सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को कर डालिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल करिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करिए। चलिए अन्य सिफारिशों के बारे में और समझते हैं।
मोटी मोटी पाठ्य पुस्तकें विद्यालयों की असफलता दिखाती है। यानी जो अन्य सिफारिशें थी तो इस चीज़ को इन्होंने निगलेक्ट किया। उन्होंने कहा कि किताबों कीड़ा ना बनाएं, यानी किताबी कीड़ा नहीं बनाना, यानी मोटी मोटी किताबें ही जो हैं वो बच्चे को बोझ लगेंगी, उससे असफलता दिखेगी और बच्चा क्या होगा, नीरस होगा, यानी उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, यानी मानसिक दबाव महसूस करता रहता है, कर सकता है। इन चीज़ों को इसलिए रिकमेंडेशन की गई थी। शुरुआत में ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना, ये भी इसमें था कि नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाए, बच्चे को नैतिक बातें समझाई जाए, नैतिक की ओर ले जाया जाए, बच्चे को सोशली कनेक्ट किया जाए। किताब से ही, केवल बुक से ही कनेक्ट करने की बात नहीं होती है, सोशल से वो कनेक्ट हो, लोगों से वो कनेक्ट हो, अपनी बातों को खुले मंच पर खुले विचार के साथ बिना किसी दबाव के सामने दूसरों के रख सके, यानी उसको पूरी आज़ादी इस चीज़ की मिले। एनसीएफ 2005 में इन चीज़ों को किया गया था। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको एनसीएफ में 2005 में जोड़ा गया था। अगली अन्य सिफारिशें तो भाषण देकर नहीं, उपदेश के द्वारा नहीं, अच्छे वातावरण देकर, यानी कि भाषण देकर नहीं शिक्षा देनी थी, ना तो उपदेश देना था, यानी एक माहौल तैयार करना था, एक परिवेश तैयार करना था। जब भी सीटेट के एग्जाम देने जाइएगा तो परिवेश जहाँ पर आपको दिख जाए और ऊपर क्वेश्चन पे नहीं के अर्थ में ना क्वेश्चन पूछे तो परिवेश वाला प्रश्न के उत्तर की तरफ जाइएगा, सबसे अच्छा उत्तर होगा। क्योंकि परिवेश बच्चे को मिलेगा, वातावरण जब बच्चे को मिलेगा, जब बच्चे को एक अच्छा माहौल में ढाला जाएगा, एक अच्छा माहौल दिया जाएगा, तो बच्चा अपने आप सीखेगा। क्योंकि जो बच्चा होता है वो खोजी प्रकृति का होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, पियाजे साहब ने कहा था। यानी बच्चे को क्या करना है, खुली मंच देना है, उस पर कोई दबाव नहीं देना है, बस उसको क्या करना है, एक एटमॉस्फेयर यानी वातावरण अच्छा देना है। सारी चीज़ें, भाषण नहीं देना उसको कि हाँ खड़े होकर भाषण दो, या फिर उससे कहो कि उपदेश से उसको कहानी सुनाओ, उपदेश दो उसको अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं। उसको माहौल देना है। अगर उसको विज्ञान के बारे में सिखाना है तो उसको आसपास के पेड़ पौधे, गाड़ियों, इनको करेक्ट करके उनसे वो सीखे, उनमें उत्सुकता जागृत हो, बच्चा अपने आप से सीखे। बच्चे में जितना अपने आप से सीखेगा, बच्चा जितना करके सीखेगा, बच्चे को जितना कनेक्ट किया जाएगा, सीटेट के प्रश्न की तुलना में सबसे अच्छा उत्तर वही माना जाता है। यानी सीटेट का प्रश्न हल करने का सबसे अच्छा तरीका, बच्चे को कनेक्ट करने दीजिए, बच्चे को आज़ादी दीजिए। यानी बच्चा सर्वोपरि है, बच्चे में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, जो बच्चा करना चाहे उसकी खुली छूट रहती है। यानी बच्चे में पूरी तरीके से किसी प्रकार का बाउंडेशन लागू नहीं होता है। इन चीज़ों को गौर करिएगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं और चीज़ें, अन्य सिफारिशों के बारे में और क्या क्या चीज़ें थी। जो एनसीएफ 2005 था उसमें किताबी ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। यानी जो किताब का ज्ञान है, हमने क्या बताया कि बाहरी जीवन से यानी बाहर के वातावरण से जोड़कर पढ़ाना था। यानी एनसीएफ 2005 में किताबी ज्ञान को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। किताब में जो चीज़ें दी गई हैं, इसीलिए किताब में अब बच्चों को जो किताबें, नई किताबें जारी की गई हैं, एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, यानी राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय हो, उनमें शब्दों से ज़्यादा चित्रों पर फोकस किया गया है। यानी उसको सामाजिक जीवन से, सामान्य जीवन से, बाहरी वातावरण से जोड़कर पढ़ाने का इसलिए प्रयास किया गया है, इसीलिए इसकी भाषा सरल रखी गई है, इसीलिए कई चीज़ों में बदलाव हुआ है। यानी कि वातावरण, किताबी ज्ञान का कीड़ा उसे नहीं बनाना है, उसको बाहर के जीवन से जोड़कर वातावरण से उसको चीज़ों को समझाने का प्रयास करना है और वातावरण में खुली छूट देकर उसको समझने देना है। यही महत्वपूर्ण रहेगा। रट्टाफिकेशन की विधि एनसीएफ 2005 में बैन है, या हम कहें कि ये पूरी तरीके से इसको माना नहीं गया। रट्टाफिकेशन करना अवैध के रूप में माना गया है। यानी रटने की विधि हतोत्साहित करती है बच्चे को, इसीलिए एनसीएफ 2005 ने इस चीज़ की भी सिफारिश की थी कि रटने की प्रवृत्ति बच्चे में न डाली जाए। रटने वाली प्रवृत्ति का क्वेश्चन अगर दिखे तो वो नेगेटिव अर्थ में होगा, वो नकारात्मक होगा। रट्टाफिकेशन की बात एनसीएफ 2005 बिल्कुल नहीं करता कि रट्टे पर जोर दिया जाए। एनसीएफ 2005 में रटने पर जोर नहीं दिया गया, इस बात को भी याद रखिएगा। देख पा रहे होंगे आप चित्र में, यानी बच्चे को एक माहौल, वातावरण मिल रहा है और एक तरफ किताब में बोर्ड में लिख रहा है, तो लिखने पर जोर नहीं दिया गया। ये तो लिखने वाली चीज़ रटने वाली हो गई। ये जो खुले वातावरण से लोगों को, 4 लोगों को बैठा के चीज़ें समझाई गई कि अगर ये 2 अलग बैठे हैं, 2 अलग बैठे हैं, दोनों को अगर समाज जोड़ दिया जाए तो 4 हो जाएंगे। किताब में न समझाकर इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। और चलिए अन्य सिफारिशें देखते हैं। और जो अन्य सिफारिशें इसमें लागू हुई थी, तो पाठ्य पुस्तक, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम केंद्रित ना हो। यानी कि जो किताबें हैं वो किस पर, पाठ्य पुस्तक यानी पाठ्य केंद्रित। देखिए, ना तो टीचर केंद्रित होना चाहिए,
इस जो एनसीएफ 2005 है वो न तो अध्यापक केंद्रित शिक्षा देती है, न किताबें केंद्रित यानी कि बुक के केंद्रित होना चाहिए। वो किस पर केंद्रित होना चाहिए? बच्चे को केंद्र में रखना है उसमें, इस बात को याद रखना है, बच्चे को केंद्र में रखना है। ये चीज़ देखिए नकारात्मक है, यानी पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम केंद्रित ना हो, यानी केंद्र में न तो किताबें होनी चाहिए, ना अध्यापक होना चाहिए। पहले अध्यापक केंद्र में होता था, लेकिन आज के समय में जो एनसीएफ है उसमें अब बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, यानी बच्चा सर्वोपरि है, बच्चा राजा है और बाकी सब क्या है? प्रजा हैं। राष्ट्रीय मूल्यों के लिए आस्थावान विद्यार्थी का निर्माण हो, यानी राष्ट्रहित में बच्चा सोचे, राष्ट्रहित के बारे में अच्छे विचार उसके अंदर हों, राष्ट्रहित की सेवा करने जैसे उसके अंदर विचार डेवलप हों, यानी बच्चे को राष्ट्रीयता के बारे में अच्छी तरीके से समझ, ज्ञान और राष्ट्रभक्ति उसके अंदर जागृत हो, ऐसी शिक्षा पद्धति देना है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोग। अगर वीडियो पसंद आया रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर डालिए। फटाफट से छोटी क्लास में इस क्लास को खत्म कर देंगे, एनसीएफ 2005 की चीज़ों को समझ लेंगे। अन्य सिफारिशें जो थी, अभिभावकों को शिक्षा गतिविधियों से जोड़ा जाए। बिल्कुल जो अन्य सिफारिशें थी, तो जो अध्यापक हैं, अभिभावक हैं, जो यानी माता पिता, उनको भी शिक्षा की गतिविधियों से जोड़ना था, यानी अभिभावकों को शामिल करके शिक्षा विधियां बच्चों में डेवलप करनी थी। यानी अभिभावक को भी ये नहीं है कि केवल टीचर ही पढ़ाए, अभिभावक का भी दायित्व है इस चीज़ का कि बच्चे को शिक्षा में जोड़े और शिक्षा के उस पहलू को उसको समझाए जो कि विद्यालय में ना मिलकर घर में मिल सकता है। यानी समाज के उस आईने को भी दिखाना है, अभिभावक का काम है कि उस आईने को भी दिखाए जो विद्यालय में चीज़ें उस बच्चा नहीं सीख पाया है। कक्षा में हमेशा शांति स्थापित करने की बात से बचा जाए, यानी कि एक चीज़ और देखी होगी, जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो क्या होता था, जब 1 2 3 में होंगे तो होता ये था कि कक्षा में अध्यापक आता था और कहता था सभी लोग शांत होकर बैठ जाएं, सभी लोग, शोर कोई नहीं मचाएगा। ये जो पद्धति थी पहले, इसको एनसीएफ 2005 ने नकारात्मक माना है, यानी कि शांति का वातावरण ही स्थापित करना, बच्चे पर दबाव महसूस होगा, शांति यानी डर की भावना पैदा होगी, उसमें डर आएगा। इस चीज को एनसीएफ 2005 ने पूरी तरीके से नकार दिया है, यानी कि उसमें क्या करना है, शांति स्थापित करने की बात से बचा जाए, ये कोशिश की जाए कि क्लास में शांति रहे। इस चीज पर जोर देना ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, यानी ये नकारात्मक होगा, इस बात को ध्यान रखें। और क्या सिफारिशें थी? एनसीएफ 2005 में विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना करना, उन्हें पुस्तक चुनने की छूट मिलनी चाहिए, यानी कि एक पुस्तकालय विद्यालय में होना चाहिए। एनसीएफ 2005 में इस चीज़ की भी रिकमेंडेशन हुई कि एक पुस्तकालय विद्यालय में होना अनिवार्य है, बच्चा जो बुक चाहे वो पढ़ सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो, उसको खुली छूट देनी चाहिए। शिक्षकों को शिक्षा से संबंधित संसाधन समय से पहुंचाने चाहिए, यानी जो अध्यापक हैं उनको क्या करना है, जो शिक्षण सामग्रियां हैं उनको समय से विद्यालय में पहुंचाएं, जिससे बच्चे को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। जैसे कोई चीज़ ग्लोब से समझाई जा सकती है तो विद्यालय में ग्लोब होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चार्ट होने चाहिए, मैप होने चाहिए, जिससे बच्चे की वो सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे बच्चे को सीखने में आसानी हो और अच्छी तरीके से सीख पाए। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। लाइक अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो जिन्होंने तो सब्सक्राइब जरूर कर डालिए। फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009। अब आरटीई 2009, अब ये आरटीई 2009 क्या, राइट, ये आरटीई जो है 2009, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या समझते हैं इसको। ये सन 2002 में हमारी संसद में 86वां संविधान संशोधन किया गया था। जब सन 2002 में संसद में 86वां संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा इसको लाया गया। इस बात को याद रखना, 86वां संविधान संशोधन में इसको आरटीई को घुसेड़ा गया, लाया गया, जिसके द्वारा ये किया गया कि कक्षा 1 से 8 तक की और उम्र जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार दिया हो गया। ये शिक्षा जो है, मुफ्त शिक्षा जो थी ना, ये मौलिक अधिकार में शामिल हो गई, यानी बच्चे को 1 से 8 तक की एजुकेशन देना कंपलसरी हो गया और ये मौलिक अधिकार हो गया और ये मुफ्त शिक्षा के अंतर्गत आ गया। ये कब आया? 86वां संविधान संशोधन सन 2002। इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए इसमें एक और चीज़ शामिल की गई,
6 से 14 वर्ष के सामान्य जो बच्चे थे उनके लिए था, लेकिन अगर विकलांग बच्चा है तो उसको 6 से 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया। और किसमें किया गया? ये अनुच्छेद भाग 3 अनुच्छेद 21A में इस चीज को रखा गया। भाग 3 के अनुच्छेद 21A, इस बात को याद रखिएगा, 21A ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए? इसमें जो प्रावधान किए गए, सन 2002 में हमारी संसद के 86वें संविधान संशोधन किया गया था। इसमें क्या प्रावधान थे? जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को 1 से 8 की कक्षा, 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा बच्चा है उसको क्या हो, मौलिक अधिकार दिया गया कि शिक्षा उसको कंपलसरी यानी जरूरी है। अब इसमें एक चीज और देखिए, भारत की संसद ने इसको 4 अगस्त 2000, भारत की जो संसद थी 4 अगस्त 2009 को इसको पास किया, इसलिए इसको आरटी 2009 बोलते हैं। ये 2002 में लाया गया, लेकिन पास कब हुआ? 4 अगस्त 2009 को। इस बात को ध्यान रखिएगा, 4 अगस्त 2009 इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रपति जी ने इस पर 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और पूरे देश में स्कूलों में यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आरटी 2000 जो है ये पूरे देश में पूरे स्कूलों में कब से लागू हुआ, तो एक आरटी 2009 जो है ये पूरे देश में कब लागू हुआ, तो आंसर आएगा 1 अप्रैल 2010। इस बात को भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति जी ने इस पर कब हस्ताक्षर किए, तो 26 अगस्त 2009 को। भारत की संसद ने इसको कब पास किया? 4 अगस्त 2009 को। ये कब लाया गया, तो ये 2002 में लाया गया। किस संविधान संशोधन में इसको लाया गया, शामिल किया गया? 86वां संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया। किस आर्टिकल के तहत है? 21A आर्टिकल के तहत है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। यानी जब ये लागू हुआ तो क्या हुआ, पूरे देश में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होना चाहिए जिसकी मान्यता ना मिली हो और ये शिक्षा दी जा रही हो। यानी सभी स्कूलों को मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य था। 5 साल बाद किसी भी स्कूल में कोई अप्रशिक्षित शिक्षक काम नहीं कर सकता, यानी बिना ट्रेंड, यानी या तो बीटीसी करिए हो या बीएड किया हो या बीटीएसटी किया हो, जो भी है ट्रेंड टीचर लाने हैं। यानी पूरे देश में ये प्रावधान लाया गया कि पूरे देश में जो भी प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी हों उनमें ट्रेंड टीचर ही पढ़ाएंगे। कैसे टीचर पढ़ाएंगे? ट्रेंड टीचर ही। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या हुआ, 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, यानी स्कूल अनिवार्य थी शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जरूर 8 तक की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। 8वीं तक सभी बच्चों को पास किया जाए। इसमें देखो फेल होने का प्रावधान इसी में बंद कर दिया गया। आरटी 2009 में क्या किया गया, बच्चे को फेल नहीं करना था। 1 से लेकर 8 तक के बच्चे को पास करना अनिवार्य हो गया, यानी कि बच्चा 1 से 8 तक में कभी फेल नहीं होगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बच्चों को फेल न करने की नीति शून्य अवरोधन कहा जाता है। अब बच्चों को फेल न करने की जो नीति है उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चों को फेल न करने की नीति को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं शून्य अवरोधन। इस बात को भी याद रखिएगा, शून्य अवरोधन। प्रत्येक अध्यापक प्रति सप्ताह में कितने घंटे काम करे कि प्रतिदिन 7.5 घंटे। तो जो इसमें दिया गया था कि प्रत्येक अध्यापक विद्यालय में कितने घंटे काम करे, यानी सप्ताह में 45 घंटे, प्रतिदिन 7.5 घंटे इसमें प्रावधान किया गया। अध्यापकों केवल 3 गैर शैक्षिक कामों में लगाया जाए, यानी कि ये भी इसमें नियम आया कि अध्यापकों को केवल 3 ऐसे जो शैक्षिक कार्य को मतलब हैं को छोड़कर 3 ऐसे कामों में लगाया जा सकता है जिसमें कि अध्यापक को जोड़ा जा सकता है। उसके अलावा नहीं, एक था जनगणना में अध्यापक को लगा सकते हैं, आपदा के समय लगा सकते हैं और चुनाव में। यानी कि ये तीनों समय आप लगा सकते हैं, यानी कि जनगणना, आपदा और चुनाव, इन 3 में अध्यापक की ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा किसी भी में अध्यापक की ड्यूटी नहीं लगेगी। इसमें ये चीज़ को शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, हर विद्यालय में अध्यापकों के 90% पद हमेशा भरे रहने चाहिए। देखिए अब ऐसा है नहीं, जबकि बताया गया है विद्यालय में अगर जितने भी बच्चे उसका 90% टीचर वहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि प्राथमिक में 30 बच्चों पर 1 अध्यापक और उच्च प्राथमिक में यानी 1 से 5 तक के जो विद्यालय थे उसमें कितने, 30 बच्चों पर 1 टीचर, और 5 से 8 तक में कितने होने चाहिए, 35 बच्चों पर 1 अध्यापक होना अनिवार्य था। चलिए आगे समझते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व की शैक्षिक पक्ष और शैक्षिक पक्ष दोनों पक्षों के विकास करना, ताकि बच्चों का यानी शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों पक्षों का विकास करना था। इसमें शामिल शैक्षिक मतलब किताब से जो जुड़ा हुआ हो, सशैक्षिक
और दूसरा जो पक्ष है शैक्षिक, वो किताब से बाहर का, यानी समाज से, लोगों से, नैतिकता से जुड़ा हुई बात होती है, वो शैक्षिक में आएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए, स्कूल प्रबंधन समिति यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में क्या क्या चीज़ें बदली गई। 3/4 अभिभावकों में 1/2 संख्या महिलाओं की माताओं की होनी चाहिए, यानी आधी संख्याएं जो है माताओं की होनी चाहिए। 2 अध्यापक को प्रधानाचार्य जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा नामित व्यक्ति, ठीक है ना। 3 या 4 अभिभावकों में 1 या 2 संख्याओं में महिलाएं, और 2 अध्यापकों को प्रधानाचार्य और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी कि जो कमेटी थी स्कूल की कुछ इस प्रकार से बनानी थी कि मतलब कि प्रधानाध्यापक भी हो, गांव से चुने हुए लोगों का भी एक प्रतिनिधि हो, अभिभावक भी इसमें शामिल हो, अभिभावकों के साथ साथ महिलाओं की भी समान भागीदारी इसमें शामिल करना अनिवार्य था। चलिए, शिकायत और कंप्लेन में क्या था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी जो एनसीपीसीआर है, एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स, यानी जिसमें कि बच्चे से लेबर ही काम नहीं कराया जा सकता, ये इसी में आता है कि बच्चे से काम नहीं कराया जा सकता शिकायत इसमें। तो इसमें क्या होगा, इसकी देखरेख कौन करता था, एनसीपीसीआर देखरेख करता है कि अगर बच्चा कोई मजदूरी करता है, बाल मजदूरी, तो एनसीपीसीआर को आप कंप्लेन करके उसकी बाल मजदूरी छुड़वा सकते हैं, यानी उससे कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें क्या था कि प्राइवेट स्कूलों में एक चीज़ और शामिल की गई इसमें आर्टिकल 2009 में कि प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे हैं गरीब तबके के 25% सीटें आरक्षित रहें गरीब तबकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये भी इसमें प्रावधान किया गया है, जबकि ऐसा होता बहुत कम है। इन बच्चों से कोई फीस नहीं लेनी है। यदि इन बच्चों की फीस ली तो पहली बार में 25,000 का दंड, अगली बार में ईडब्ल्यूएस बच्चे से तो 50,000 का दंड। तो यानी कि कुछ इस प्रकार से प्रावधान हैं संविधान में, कानूनों में कई प्रावधान हैं, लेकिन उनको जमीनी स्तर पे अमल में आता है, ये सभी जानते हैं कितना आता है। यानी 25,000 का दंड पहली बार में, दोबारा में 50,000 का दंड अगर फीस ली गई, यानी जो 25% सीट आरक्षित हैं फ्री पढ़ाने के लिए, जबकि ऐसा कहीं होता नहीं है। कैपिटेशन फीस लेने पर इनका दंड 10 गुना ज़्यादा लगाया जाएगा, यानी कैपिटेशन फीस अगर ले लिया बच्चे से तो कितने टाइम, 10 टाइम ज़्यादा लगेगा जुर्माना। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर डालिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना कोई ना भूले, ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करना कोई ना भूले। शेयर पसंद आया हो तो कर दीजिए, लाइक तो आप लोग कर ही देते हैं, इतने प्यारे लोग हैं। उम्मीद है आप लोग सीटेट की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और सीटेट में अच्छे अंक स्कोर करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।